अच्छा, ये भी न्यू रूल के हिसाब से अब चेंज हो गया है। तकरीबन आप समझें इस बात को, अब 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल पहले तक ये होता था कि अक्सर बच्चे आते थे स्टूडेंट वीज़ा पे और आने के बाद जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करते थे और वो स्विच कर जाते थे वर्क वीज़ा के ऊपर। लेकिन उसके बाद ये नया रूल आया और उसके बाद उन्होंने इसमें पाबंदी लगा दी, तो लिहाजा अब आपको पहले अपनी डिग्री लाजमी मुकम्मल करनी है और उसके बाद फिर आपको जो है अपने वर्क वीज़ा पे आप इजीली स्विच कर सकते हैं। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ यूके गवर्नमेंट की तरफ से एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड है, आपने उस थ्रेशोल्ड को मीट करना है और आप जो है आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के कि जो है वो हमें यूके का प्रोसेस बताएं। एज ए स्टूडेंट के स्टार्ट से एंड तक का क्या क्या प्रोसेस होता है, वीज़ा रेशो कितना है वहाँ पे, और जो है वो एक स्टूडेंट अपना जो है मंथली एक्सपेंस बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता और जॉब्स वगैरह करके। तो हम सारी बातें जो है हम आज इस पॉडकास्ट में करेंगे। मेरे साथ मौजूद है तैमूर भाई, जो कि यूके में पिछले 2 साल से मौजूद हैं, अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए गए थे। तो जो भी सारे क्वेश्चन होंगे हम उनसे पूछेंगे और फिर जो है वो सारे बंदाबंद करके जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस सेशन में। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। आपने बता दिया, मेरा नाम तैमूर जमाल है और मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मैं यूके आया था यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अच्छा रहा। अब प्रोसेस क्या था, किस तरह से सारा प्रोसीजर हुआ, क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें थी, वो मैं फिर आपको फर्दर आगे डिस्क्राइब कर दूंगा। जो आप भी सवालात करेंगे वो सब उसी में कवर हो जाएगा। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके तैमूर, मुझे अपनी एक छोटी सी अपनी जर्नी मुझे बताएं कि आपने जो है वो अपना मास्टर्स का वीज़ा जो है वो कब प्रोसेस करना शुरू किया, क्या सोच के किया, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसकी वजह से आप जो है वो यूके मूव कर गए। अच्छा देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि यूके आना मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो थी यूएस। तो मैंने सबसे पहले अपना वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई किया था इन दिसंबर 2020। तो वो कोविड का टाइम भी था। तो खैर वो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन मिल गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि उसमें आपकी रिजेक्शन आ जाती है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये था कि मेरे पास अब अगला क्या ऑप्शन है। तो मेरे पास ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूके। तो मैंने तीनों जगहों के लिए जितनी भी रिसर्च हो सकती थी वो की। तो उसमें फिर ये मालूम पड़ा कि भाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे सीन इजी है लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। यूरोप का मैंने पर्सनली इसलिए नहीं पसंद किया क्योंकि यार लैंग्वेज बैरियर है। मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों के लिए नहीं है, जो कि अच्छी बात है। बट मुझे थोड़ा सा एक होता है कोफ्त के यार लैंग्वेज बैरियर है, नई ज़ुबान सीखो नए सिरे से, तो एक मुश्किल टास्क है। तो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा था इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो। तो उसमें मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे। उसमें यूके को साइड पे कर दें तो पहली प्रेफरेंस मेरी थी कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उस वक्त, यानी मैं आपको बात बता रहा हूँ अराउंड 2020-2021, उस वक्त वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए, 80 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए थे। तो मेरे पास इतना बजट नहीं था। तो मेरे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी ऑप्शन था यूके। और यूके का फिर मैंने अप्लाई किया था इन 2023। ड्यूरिंग दिस होल पीरियड मैं मुख्तलिफ, समझे हो कि हर कंसल्टेंट के पास गया हूँ, जितनी मैं अपने तौर पर रिसर्च कर सकता था मैंने किया। सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, पैसे अरेंज किए, सारी बजटिंग की, करने कराने के बाद इन दी एंड 2023 में फाइनली मैंने अपना यूके का वीज़ा अप्लाई किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो भाई ये थी इनकी जर्नी जो कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बताई है, लेकिन इसमें कितने हर्डल्स आते हैं वो जब एक बंदा एक्सपीरियंस करता है वो ही बेहतर बता सकता है। तो अभी क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इनसे। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा देखें, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो सबसे बेसिक है वो आपकी लास्ट एजुकेशन है। कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं आया हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपका एक बैचलर्स हुआ हुआ हो पाकिस्तान की जिस भी यूनिवर्सिटी से हुआ हुआ है, उसकी वो डिग्री हो गई और उसके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंक्लूडिंग योर, अगर आपने ओ लेवल्स किया है या आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, जितने भी आपके एकेडमिक डिग्री है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारे होने चाहिए। इसके अलावा मेनली आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेनली आपको ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, इस पे और डिपेंड ये करता है कि अब इधर आप खुद केस कर रहे हैं या आप किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं। मेरे केस में मैंने कंसल्टेंट के थ्रू करवाया था, तो उसमें जो ये सारी चीज़ें थी वो मैंने नहीं की, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की इतनी डेप्थ मुझे नहीं पता थी। उन्होंने जो जो चीज़ें मुझसे मांगते गए वो मैं उनको प्रोवाइड करता गया। तो उसमें बेसिकली यही सारी चीज़ें थी जिसमें मेरे तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा CNIC, मेरा पासपोर्ट,
इनिशियली ये चीज़ें गई थी। फर्दर आगे जब उन्होंने एप्लीकेशन मेरी डाली यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरा एडमिशन आ गया जिसे हम कॉस कहते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने जो है मज़ीद आके मुझसे मांगा था कि मेरी बैंक स्टेटमेंट भी मुझे दिखानी होगी और मुझे अपनी फ़ीस पे ऑफ करनी होगी। तो जो भी XYZ है उसके आगे फर्दर फ्यूचर में जो भी आपके आएंगे। ओके ओके। अच्छा मुझे बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी थी आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस वाली, वो सारी जो है वो अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है उसकी, जैसे इंटर और IBCC से होती है और डिग्री आपकी HEC से होती है, वेरिफिकेशन लाजमी होती है? अच्छा, जो डिग्री आपकी है वो HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरे केस में क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पहले से अप्लाई कर रहा था, तो मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, US के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मेरी HEC से अटेस्टेशन हुई भी थी। तो इसलिए UK के लिए मैंने स्पेशली कुछ किया नहीं था, तो माइट भी पॉसिबल कि यहाँ के लिए भी चाहिए होगा, लेकिन इट्स बेस्ट कि आप करवा के रखें हर सूरत में, क्योंकि आपको अभी नहीं फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक HEC से आपकी डिग्री अटेस्टेशन जरूरी है। इसके अलावा UK के सिनेरियो के अंदर और कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बैंक स्टेटमेंट का मुझे बताएं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है एक स्टूडेंट को? अच्छा देखिए, बैंक स्टेटमेंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीस कि आपकी फीस कितनी है, ठीक है। फिर जैसे आप UK में आ रहे हैं, अब UK में इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि आपकी मिनिमम अमाउंट क्या होगी एक ज़िंदगी गुजारने की एक इंसान की, वो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं जब आया तो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी अराउंड 15,000 पाउंड्स, और एक बंदे की यहाँ पे मिनिमम वेज अगर आप कैलकुलेट करें उस दौर के हिसाब से तो वो थी अराउंड 1000 से 1200 पाउंड। तो इसको पूरे क्यों कैलकुलेट हमने जब किया तो मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखानी थी 70,000 पाउंड की। तो सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया, इसको कर देना सेट। तो उस टाइम पे जो मैंने बैंक स्टेटमेंट दिखानी थी वो मैंने दिखाई थी पाकिस्तानी 70 लाख रुपए की, क्योंकि उसमें जो है वो पूरा आपका देखते हैं कि आपकी जो है लाइफ स्टाइल वहाँ पे जो आप गुजारोगे मिनिमम सेट पे, और आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है और आपके तमाम मामला हैं, तो उसमें पाकिस्तानी अमाउंट मैंने जो सकती थी 70 लाख की स्टेटमेंट थी। अच्छा UK के लिए जो है वो आइल्स मैंडेटरी होता है या इसका जो है वो ऑल्टरनेट भी जो कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऑप्शंस होते हैं? अच्छा, UK के लिए आइल्स मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आइल्स नहीं किया, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से ले आए थे और उसके बिहाफ पे उनका हो गया था। लेकिन एज पर न्यू रूल मैंने ये सुना है कि अब से इन्होंने आइल्स मैंडेटरी कर दिया है कि आपको हर हाल में आइल्स करना ही करना है। हाँ ओके ओके। अच्छा स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो है वो उनको खुद अपना प्रोसेस करना चाहिए या कंसल्टेंट हायर करके उनके थ्रू प्रोसेस करवाएं। तो ज़रा इसका ही बताइए कि प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है कि बंदा खुद कर सकता है या उसको कंसल्टेंट हायर करना चाहिए अगर उसको नो-हाउ नहीं है तो? यार देखिए, मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर एक काम आपका हैसल फ्री हो रहा है तो वाई नॉट। मतलब मेरा काम मेरे कंसल्टेंट ने किया था और उसने मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं किया था। एज पर माई नॉलेज कराची के अंदर स्पेशली कोई भी कंसल्टेंट UK का केस के कोई पैसे चार्ज ही नहीं करता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो बेसिकली यूनिवर्सिटी से ले रहे होते हैं पर स्टूडेंट के हिसाब से कमीशन, तो वो आपसे चार्ज कुछ नहीं करेंगे। तो अगर विदाउट एनी चार्जेस मेरा एक काम हो रहा है, हैसल फ्री है, मुझे पता है। देखें ऑनेस्टली मैं शायद यूनिवर्सिटी से उस तरह से कम्युनिकेट ना कर सकूं जिस तरह से एक प्रोफेशनल आदमी कर सकता है जिसका बिजनेस ही यही है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यार आप कंसल्टेंट के थ्रू आएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। खुद भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कंसल्टेंट के थ्रू करने से 2-3 बेनिफिट्स हैं। द बेनिफिट नंबर 1 इज के यूनिवर्सिटी में उनका खुद का कुछ स्टेक होता है, तो यूनिवर्सिटी उनकी बात ज़्यादा मानती है, सुनती है, बनस्बत इसके कि एक बंदा इंडिविजुअली उनको अप्रोच करे। और इसके अलावा ये मैंने केसेस देखे हैं कि कुछ बच्चों ने यूनिवर्सिटी में ऐसे इंडिविजुअल अप्लाई किया था तो उनके कॉस्ट लेटर आने में काफ़ी डिले हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सिटी फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू चलती है। लेकिन उसी जगह जब आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं जिसको यूनिवर्सिटी पहले से जानती है तो आपका कॉस्ट लेटर भी जल्दी आ जाता है। इसके अलावा ऑलरेडी उनके भेजे हुए कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं तो उनसे आपका लिंकअप करा देते हैं, तो आपके आगे के मामला भी एक अच्छे बन जाते हैं। अच्छा UK के प्रोसेस के लिए जो है वो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है या सिर्फ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं? अच्छा, UK के प्रोसेस के लिए आपका वीज़ा इंटरव्यू कोई नहीं होता, लेकिन आपको जो है आपका वीज़ा प्रोसेस कोई नहीं होता, लेकिन आपको जो है यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि मैंने भी दिया था। हाँ ओके ओके। अच्छा वीज़ा प्रोसेस टाइम कितना है इसका? वीज़ा प्रोसेस टाइम इट डिपेंड्स, मेरे ख्याल से मुझको याद पड़ता है जब मेरा आया था अराउंड 25 डेज लगे थे, तो 20 to 25 डेज आपके लग जाते हैं। हाँ ओके। अच्छा जो फर्स्ट टाइम आपका वीज़ा लगता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है? अच्छा, फर्स्ट टाइम वीज़ा जो आपका लगता है वो बेसिकली आपकी डिग्री पर डिपेंड करता है। जैसे मेरी डिग्री 1 साल की थी,
तो आपको वो पूरा 1 साल का वीज़ा देते हैं, लेकिन वो आपकी डिग्री ख़त्म होने से आगे तकरीबन 3 महीने एक्सटेंड करके देते हैं, ताकि ड्यूरिंग दैट टाइम आपके पास जो है ये ग्रेस पीरियड हो जिसमें आप अपना फर्दर PSW वीज़ा अप्लाई कर सकें, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं। अच्छा, अगर लेट सपोज अगर इतने टाइम पीरियड में अगर कोई भी बंदा अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर पाता तो उसका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है? अच्छा, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल यूं है कि मैंने यहाँ पे 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं जिनका वीज़ा एक्सटेंड हो भी गया, और ऐसे भी देखे हैं जिनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। इट डिफर्स, बंदे से बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें होता ये है बेसिकली कि अगर आप, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई है और अगर स्पेशली आप डेजर्टेशन में आके फंस गए, तो ये क्या करते हैं कि आपकी डेजर्टेशन का फिर वेट नहीं करेंगे और ये आपको बोल देंगे यू कैन गो बैक टू योर कंट्री, और वो आपको डिग्री नहीं देंगे, उसके बिहाफ पे वो आपको डिप्लोमा दे देंगे। तो ये एक है ड्रॉबैक। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेक्शन 2 है हमारे पास, जिसमें हम जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन और फीस के बारे में बात करेंगे। तो तैमूर भाई मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट कितनी होती है? अच्छा, यूके में अगर आप मिनिमम साइड पे भी अभी आप जाएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस इस वक्त पाउंड्स में होगी अराउंड 10,000 पाउंड्स। वो भी अब जाके इन्होंने थोड़ी सी कम की है। मेरे टाइम तक मिनिमम फीस थी अराउंड 15,000 एंड 14,000 पाउंड। तो अभी क्योंकि कुछ नया बैच आया है, वहाँ पे मैं मिला हूँ लोगों से, तो उनसे मुझे पता चला कि अब इस वक्त मिनिमम 10,000 पाउंड कर दी है। और बाकी यार मैक्सिमम के तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि आपको पता है जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतनी अच्छी ज़्यादा फीस होगी, तो जैसे। अच्छा, यूनिवर्सिटी की जो इनरोलमेंट होती है उसकी फीस होती है या जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, ये जो आपके एडमिशन फीस में ही इंक्लूड हुई हुई होती है? नहीं, इसके अलावा और कोई ऐसी फीस नहीं होती। वो आपको लमसम एक फीस बता देंगे कि भाई टोटल आपकी जो डिग्री की फीस है वो ये है, और अब इसको आपने पे ऑफ करनी है। अब इट्स अप टू यू। अच्छा, ये भी पॉलिसी चेंज होती रहती है बाय द टाइम। पहले ये होता था कि लोग जो है 30% पे करते थे और फिर यहाँ आके 70% पे ऑफ करते थे। फिर बाद में ये हुआ कि लोग 50-50% करते थे। मेरे टाइम तक जो है ये चला गया था अराउंड 70% आपने पे करना है, 30% आप आके पे कर सकते हो। तो मतलब मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी के पास वसाइल हैं और अफोर्ड कर सकता है, सो इट्स बेटर कि आप पूरी पे ऑफ करके आओ। उससे दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके अपने सर पे कोई हेडेक नहीं होता, कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हसल है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर आएँ, फिर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करें, अपनी स्टडीज़ भी करें और साथ में अपनी फ़ीस के पैसे भी निकालें। सो बाकी अगर नहीं है तो फिर तो ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लासेस जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी होती हैं या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अटेंड करनी है तो अटेंड करें या बस जो है वो एग्जाम आप दे दें? अच्छा नहीं, क्लासेस यहाँ पे मैंडेटरी हैं, आपने लेनी है। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन भी हो सकती हैं, इट डिपेंड्स। अच्छा, कोविड के दौर तक ये ऑनलाइन होती थी, कोविड के बाद से इन्होंने ऑनलाइन ख़त्म कर दी है। डेजर्टेशन जब आप आओगे तो उसकी कोई फिजिकल क्लास नहीं होती, लेकिन जब तक आप अपनी डिग्री कोर्सेज में हो तो आपको क्लासेस अटेंड करनी है और बाज़ाब्ता आपको अटेंडेंस देना है, और वो अटेंडेंस जो है यहाँ का जो इदारा है UKVI, वहाँ पे वो सबमिट होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो भी यहाँ की मास्टर्स की पढ़ाई है वो कंपैरेटिवली हमारे होम कंट्री के डिफिकल्ट है या सम हाउ सेम ही है? यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि डिफ़िकल्ट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कितना है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसमें आप मास्टर्स करने आ रहे हो। क्योंकि ये मेरा सेकंड मास्टर्स था, एक मास्टर्स मैं पाकिस्तान में कर चुका था ऑन अ सेम फील्ड। तो मेरे लिए या कंपैरिजन आसान है, मैं आपको बता सकता हूँ कि यार यहाँ पे बहुत एडवांस है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से बहुत एडवांसमेंट है, आपको आगे फ्यूचर की चीज़ें पढ़ाएंगे। और एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि कराची शहर में या पाकिस्तान के अंदर अभी हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे हैं और यहाँ पे बनिस्बत हम बहुत आगे हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे एक नई चीज़ है मेटा ग्लासेस, जो कि रेबेन एक ब्रांड है उसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब मैं नया नया आया था उस वक्त मेटा ग्लासेस आए थे। सो मेरे जो टीचर थे वो क्लास में आके हमें मेटा ग्लासेस पढ़ा रहे थे, उन्होंने पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई। सो दैट वाज अ न्यू लर्निंग फॉर मी, सेम एज लाइक के मेरी कुछ क्लासेस जिस पे हुई हैं जिसे हम कहते हैं VR डिवाइसेस, वर्चुअल रियलिटी, तो हमने वो पढ़ा है। तो अगर कोई मुझसे रिलेट कर सकेगा तो शायद वो इस बात को समझेगा कि पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि आज तक वर्चुअल रियलिटी पढ़ाई जा रही है या बच्चों को सिखाया जा रहा है या फ्यूचर की ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई जा रही है कि आइंदा आने वाले वक्तों पे आप जो है मार्केटिंग को
कैसे लेके जा सकते हैं और किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि यार यहाँ पे ये एक अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे आप एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पर्सपेक्टिव की चीज़ें सीखते हो, कल को आप अपने मुल्क में वो इम्प्लीमेंट भी करा सकते हो। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास सेक्शन 3 है जिसमें है लाइफ आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज। तो ये बताएं कि जब जैसे ही हमारी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है हमारा। अच्छा देखिए, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो है 2 साल का PSW वीज़ा होता है, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं। अब नए रूल्स आ गए हैं 2025 में, जिसके बाद ये PSW वीज़ा अब कम होके 18 मंथ्स का कर दिया है इन्होंने। तो मैं जब मतलब मेरे बैच वालों के लिए स्टिल अभी 2 साल का है। अच्छा, अब इस वीज़ा में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ही आपकी डिग्री ख़त्म हो। इस वीज़ा के अंदर रहते हुए आपका काम यह है कि आप जो है अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब ढूंढें। आपको कोई पाबंदी नहीं है कोई काम करने की। यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स, यू कैन वर्क इन एनी फील्ड। बट अगर आपने फ्यूचर में यहाँ रहना है और अपनी फील्ड को आगे परस्यू करना है तो उसके लिए फिर आपके पास ये 2 साल का पीरियड होता है। इसमें आप काम करें और साथ ही साथ जॉब हंट करें, और ऐसी जॉब हंट करें जो कि आपको फ्यूचर में स्पॉन्सर करे और आप यहाँ पे स्टे कर सकें। अच्छा, मतलब ये जो टाइम पीरियड मिलता है 18 मंथ्स का, इसमें जो है वो आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है अपनी फील्ड से रिलेटेड या जो भी है, जिसकी वजह से आप इस कंट्री में मजीद रुक सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे रुकने का जो बेसिक तरीका है वो यही है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आपकी फील्ड रिलेटेड जॉब हो और वहाँ से आपको स्पॉन्सर मिले, और इस तरह से जो है आप आगे रह सकते हैं। 5 साल आपने गुजारने हैं। आफ्टर 5 ईयर्स आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर ILR, और इस तरह से फिर आप इस रूट पर आएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास सेक्शन 4 है जो कि कल्चर एंड सोशल लाइफ है। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर तो ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो सब इंग्लिश ही बोलते होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अच्छा, आपने कभी जो है वो रेसिज्म फेस किया है अब तक जितने टाइम से आप रह रहे हैं यूके में, या कभी कोई भी एक एक्सपीरियंस हुआ हो किसी भी फ्रेंड वगैरह के साथ। यार रेसिज्म की अगर मैं बात करूं तो यूके के अंदर हम पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बदनाम है, क्योंकि यूके को दूसरा मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको इतने पाकिस्तानी मिलेंगे कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पे रेसिज्म कर सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे साथ हुआ है ना ही मेरे सर्कल में किसी के साथ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही होगा, डेफिनेटली किसी ना किसी के साथ हुआ है, क्योंकि अभी स्टिल वी आर द माइनॉरिटी हियर। तो जहाँ भी आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ नहीं होता होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ या मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इजी होता है कि जो है वो वर्क लाइफ स्टूडेंट जो है वो बैलेंस करके चलें कि स्टडीज भी जो है वो अपनी साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि क्लासेस मैंडेटरी होती हैं, तो फिर वो जॉब की टाइमिंग्स और स्टडीज की वो क्लैश नहीं होता कुछ इस तरीके का। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि यूनिवर्सिटी आपको इसमें यूँ सपोर्ट करती है कि वो आपकी क्लासेस जो है या तो वो एक दिन में कर देंगी सारी, या फिर वो उसको 2 दिन में कर देंगी। मिसाल ले लें, अगर आपके एक सेमेस्टर में 4 क्लासेस हैं तो वो 2-2 क्लासेस करके डिवाइड कर देंगी इन 2 डेज। तो अब आपके पास हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 में से आपको पता है 2 दिन मैंने यूनिवर्सिटी जाना है इस टाइम पे, और पीछे मेरे पास 5 डेज हैं। और आप वैसे भी स्टूडेंट वीज़ा पर जब होते हैं तो आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो 20 आवर्स मीन्स कि अगर आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं तो अराउंड आप सब 3 दिन काम करेंगे पूरे वीक में, तो आपके 20 आवर्स वो पूरे हो जाएंगे। तो वो इजीली बैलेंस हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला होता नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेक्शन है वो है वर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अच्छा, तो ये बताएं कि एक स्टूडेंट को कितने आवर्स जो है वो अलाउ होते हैं कि वो जो है वो जॉब कर सके। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होता यह है कि जब तक आप अपने टर्म पीरियड के अंदर हैं तब आपको 20 आवर्स अलाउ हैं। जब आपका सेमेस्टर ब्रेक है तब आप फुल टाइम अलाउ हैं, आप काम कर सकते हैं। आपको बाज़ाब्ता HMRC की तरफ से एक लेटर इशू हो जाता है, यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर दे देती है जो आप अपने वर्क प्लेस पे दिखा के आप फुल आवर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द टर्म आवर यू आर ओनली एलिजिबल फॉर 20 आवर्स। हाँ, ओके ओके ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इजी टू फाइंड ऑड जॉब। अच्छा, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखें ऑड जॉब डिपेंड करता है। मैं अब आपको एक खुल के एक बात बताता हूँ। वो ये है कि देखें 2 तरह की जॉब्स होती हैं। पहली ये होती हैं कि जो NI जॉब कहलाती है। NI जॉब मीन्स यानी नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर वो अटैच होती है, जिसके ऊपर आप बाउंड होता है आपका एम्प्लॉयर कि आपको मिनिमम वेज देगा पर आवर के हिसाब से।
अच्छा, उसमें होता यह है कि हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो एनआई जॉब की तरफ नहीं जाते, नहीं भी मिलती, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, ये तो होता है। बट स्टिल लोग हमारे ज़्यादातर जो हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि यार 20 आवर्स काम ना करूं, मुझे आवर्स ज़्यादा मिलें, विच इज़ इलीगल। ठीक है, मैं बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप ये काम करो। और क्योंकि इस लालच में कि ज्यादा आवर्स मुझे काम करना मिलेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो जो अगला बंदा जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक्सप्लॉइट करता है, वो आपको पे रेट कम देता है। यानी मिसाल यूं ले लें कि अगर 20 घंटे काम करने के आपको आज के हिसाब से 12.45 मिलते हैं पर आवर, तो अगर आप वही जॉब आप किसी के पास कैश इन हैंड पे करेंगे, बेशक वो आपको नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा देगा, पर वो आपको पे रेट देगा 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड पर आवर, जो कि आपकी मेंटल स्ट्रेस के लिए भी सही नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर सकते। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एंड रेकमेंड कि आप इस वे पे जाएं, क्योंकि ये आप ही के लिए हर्डल है, हैसल है, और प्लस इलीगल भी है। क्योंकि अगर आप पकड़े गए एचएमआरसी की तरफ से, कभी रेट हुई या किसी के इंफॉर्मेशन लीक हुई कि आप जो है स्टूडेंट होकर आप इलीगली मोर देन 20 आवर्स काम कर रहे हैं, देखिए उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैश इन हैंड पे कर रहे हैं या एनआई पे कर रहे हैं। एनआई पे आप करेंगे, वो पंच होना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। कैश इन हैंड पे भी लोग करते हैं, इनको सैलरीज मिलती है कैश इन हैंड पे। लेकिन मसला सारा आता है नंबर ऑफ आवर्स पे, कि स्टूडेंट को लीगली 20 आवर्स अलाउ है तो वो उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। हाँ, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है वो यूके में मिनिमम वेज क्या है पर आवर की? अच्छा, मिनिमम वेज जो है इस वक्त मौजूदा टाइम पे है 12.45, जो कि चेंज होती रहती है। इससे पहले जो है वो अराउंड 11.23 समथिंग था। तो ये हर साल इंक्रीमेंट होती है, वो 1-1 पाउंड करके वो बढ़ाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हुकूमत, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उन्होंने नई पॉलिसी निकाली है, तो उसके हिसाब से इस वक्त ये चल रही है। अच्छा, एक स्टूडेंट जो है वो मंथली कितना अर्न कर सकता है अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? देखें, एक स्टूडेंट अगर 20 आवर्स काम करता है तो आप उसकी एनआई रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, तो अप्रोक्सीमेटली वो महीने के एंड में अराउंड 900 पाउंड्स कमा लेगा। अब अगर मैं इसको अखराजात के ऊपर रख के बताऊं तो एक स्टूडेंट के हिसाब से आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। क्योंकि देखें, एज पर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने यहाँ के हिसाब से सेट किया हुआ है वो ये है कि बच्चा फीस पे ऑफ करके आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आके अपनी फीस नहीं उतारेगा, तो वो आपकी ट्यूशन फी को कंसिडर नहीं करते, वो कंसिडर करते हैं सिर्फ आपके लिविंग एक्सपेंस को। तो एक स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जैसे जब स्टूडेंट यहाँ पे आते तो जाहिर है वाइट कॉलर जॉब तो उनकी लगती नहीं है, तो या अगर उनकी वाइट कॉलर जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड के लिए, तो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस मैटर करता है जॉब वगैरह के लिए? अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास। मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि पाकिस्तान से डिग्री करके वहाँ पे तकरीबन 2 साल 3 साल सर्व करके वो फिर यूके आया। डायरेक्टली यूके नहीं आया, बीच में उसने 1-1.5 साल यूके यूएई में भी सर्व किया अपनी आईटी फील्ड के अंदर। तो बाद में वो यूके आया, यहाँ पे उसने जो है एक मास्टर्स और किया, और फिर उसके बाद उसकी यहाँ पे जॉब हो गई। उसकी जो जॉब हुई है वो उसी बिहाफ पे हुई है क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल था और उसकी एक अच्छी वर्थ थी। और अब माशाल्लाह से उसी कंपनी ने उसको जो है आगे स्पॉन्सर भी कर दिया और अभी वो स्पॉन्सर वीज़ा पर है। तो हमारे पास एक ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि बिल्कुल वैल्यू करती है। बिल्कुल करती है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 6, जो कि है अकोमोडेशन और लिविंग कॉस्ट वगैरह के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स वगैरह मूव करते हैं तो यहाँ पे जो है वो उनको प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती है, तो उसका रेंट कितना होता है, या स्टूडेंट डॉर्म्स वगैरह जो है वो यहाँ पे ऑफर करती हैं? अच्छा, यूके के अंदर सबसे जो एक्सपेंसिव चीज़ है वो यहाँ की रिहाइश है, ठीक है। अच्छा, जब कोई स्टूडेंट आता है तो वो स्टूडेंट डॉर्म में रह सकता है, बिल्कुल स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं, हॉस्टल्स होते हैं, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इससे बेहतर यहाँ पे लोग ये करते हैं कि 2-4 स्टूडेंट्स मिल के जो है एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और वापस में शेयर कर लेते हैं रूम्स, तो वो उनको अफोर्डेबल पड़ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 250 से 300 पाउंड पर पर्सन जो है मंथली उसका रेंट होता है। इट डिपेंड्स कि अब वो रूम शेयर कर रहा है 2 बंदा या फिर उसको जो है एक सेपरेट रूम मिला हुआ है, ये डिपेंड करता है इस अपार्टमेंट पे और जितने लोग रह रहे हैं उसके अंदर। अच्छा,
अच्छा, प्राइवेट अकोमोडेशन जो है वो आपने ऐसे बताया, तो वो इजीली मिल जाती है स्टूडेंट्स वगैरह को, और वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, प्राइवेट अकोमोडेशन स्टूडेंट्स को मिलना थोड़ा सा मुश्किल यूं होता है कि जाहिर है जो भी ऑनर होता है अपार्टमेंट का वो नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट रहे, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ज़्यादा बर्डन ज़्यादा होता है। तो लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई आप अफोर्ड किस तरह करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पार्ट टाइम कमाते हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी चीज़ ये है कि मिल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब इस तरह से अक्सर लोग करते हैं कि मिसाल ले लें, जैसे कि मैं अब स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो मैं अपने साथ किसी स्टूडेंट को अकोमोडेट करा दूँ, मैं अपना एक रूम दे दूँ शेयरिंग पे। तो इस तरह से करके लोग रह रहे होते हैं। इसके अलावा जब भी लोग आ रहे हों, ये मेरे ख्याल से हर मुल्क का है कि जब भी आप प्लान करें कहीं भी जाने का, किसी भी मुल्क में जाने का, तो उससे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसका इस्तेमाल करें। फेसबुक के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं हर ममालिक के, हर शहर के। उन ग्रुप्स के अंदर जो है मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ भी है, अकोमोडेशन भी है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप क्यूरीज डाल सकते हैं। तो ये मतलब होता मोस्टली ऐसी है कि यहाँ आने से पहले आपकी अकोमोडेशन अरेंज हो जाती है। और खैर मैंने ऐसा सीन भी देखा है कि एक फैमिली आ गई थी और उनके पास कोई अकोमोडेशन नहीं थी, और इत्तेफाक से वो क्रिसमस टाइम था तो बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, तो कोई होटल्स भी अवेलेबल नहीं थे। लिहाजा तो उनको एक बहुत बड़ा मुश्किल हुई, बहुत एक मसला बन गया उनके लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपका आने का प्लान हो उससे पहले सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप अपनी अकोमोडेशन का इंतज़ाम करें। कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट 1 से 2 महीने की अकोमोडेशन आप यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बुक करवा लें। उसके बाद जब आप यहाँ आ जाएंगे 10 लोगों से मिलेंगे, 10 कनेक्शन से मिलेंगे, और फिर आपके आगे अल्लाह मामला बना देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे तैमूर भाई ये बताएं कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है यूके मूव करने के लिए, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, वीज़ा, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल टिकट और इनिशियल अकोमोडेशन वगैरह? अच्छा देखें भाई, सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्यूशन फ़ी को हम साइड कर देते हैं यूनिवर्सिटी की, जो कि आपने देनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50% दे रहे हैं, 70% दे रहे हैं, 100% देकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी फ़ीस को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी फ़ीस चेंज होगी हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, हर डिग्री प्रोग्राम के हिसाब से। हम बात कर लेते हैं इसके अलावा फीसेस की। तो उसमें वीज़ा फ़ीस इंक्लूडेड है बिल्कुल, और इसके अलावा जो है इसमें आपकी एयर टिकट इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जो है आप जब आ रहे हैं तो आप एडवांस अपना एक तकरीबन 3 महीने का आप अपना रेंट का इंतज़ाम कर आएँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप आएंगे और पहले दिन ही आपको जॉब मिल जाएगी। डेफिनेटली आप यहाँ आएंगे, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, तो एटलीस्ट आपके पास 3 महीने का बैकअप होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लें तो पाकिस्तानी अराउंड इस वक्त के हिसाब से 10-12 लाख रुपए ये लगेंगे आपके, ठीक है। अब इसमें अगर आप यूनिवर्सिटी फीस ऐड ऑन कर लें तो अप्रोक्सीमेटली एक बंदे का इस वक्त, क्योंकि पाउंड रेट अभी बहुत ज़्यादा हाई है, पाकिस्तान की करेंसी अभी इस वक्त थोड़ी ज़्यादा डिवैल्यू हुई हुई है, तो अगर हम कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 लाख आ जाएगा एक बंदे का खर्चा। इसमें इंक्लूडिंग है आपकी ट्यूशन फी वगैरह सब कुछ, कि आप फुली पे ऑफ कर आ रहे हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सारी ओवरऑल ये है, और बाकी जो है वो ट्यूशन फीस तो यूनी टू यूनी वेरी करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप मूव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्यूशन फीस है उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, सेक्शन 7 है फिर हमारे पास कि सेटलिंग आफ्टर अराइवल। तो मुझे बताएंगे, जब बंदा एक स्टूडेंट जो है पहुंच जाता है यूके, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट हो गया, टैक्स आईडी और बाकी जो चीजें होती हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि उसके बाद फिर बंदा जो है वो लीगली जॉब वगैरह फाइंड कर सके? अच्छा, यूके आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ का बीआरपी कार्ड मिलता है। अच्छा, पहले ये कार्ड मिलता था फिजिकली, जैसे हमारा पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, तो ये यहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट परमिट कार्ड होता है। तो अब नई पॉलिसी के बाद से इन्होंने बीआरपी कार्ड ख़त्म कर दिए हैं, तो अब ई वीज़ाज़ की तरफ आ गए हैं। तो होता ये था कि पहले हम जब आते थे तो हमें आके पोस्ट ऑफिस जाना होता था और वहाँ से जाके अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता था, लेकिन अभी सारी कहानी ख़त्म हो गई है। अब आपका ई वीज़ा है और आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है वो थ्रू ईमेल आ जाएगा, तो इसलिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप इजीली जाके उसके बिहाफ पे अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, आप अपनी जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ईजी कर दिया अब सीन, पहले दौर पे ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में कितना टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट? मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन, इसमें आपका आ जाता है सब कुछ। हाँ, ठीक है। मतलब अगर आपकी जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद फिर आप जॉब वगैरह ढूंढ के फौरन जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, लकीली अगर आपको मिल जाए जॉब तो।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते ठीक है। अच्छा, और जॉब्स वगैरह किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि वो सिर्फ जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है कि आपको जो है वो देखना है कि आपके जो भी नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी वेयर हाउसेज वगैरह हैं वैसे आप फाइंड कर सकते हैं, या जो है वो आपको विजिट करना हैं पड़ता यार। है? देखें, हमारी तो यही प्रैक्टिस रही है कि हम डोर टू डोर गए थे सीवी लेके। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपके अगर दोस्त यार हैं, कनेक्शंस हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जॉब्स हंट करने के। इसके अलावा आप जो है लिंक्डइन, इंडीड और इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे काफ़ी जॉब्स आई हुई होती हैं, आप उनके थ्रू जो है आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो लास्ट सेक्शन है जो कि है लाइफस्टाइल एंड प्रिपरेशन का। मुझे बताएं कि स्टूडेंट को जो है वो मूव करने से पहले कौन कौन सी ऐसी प्रिपरेशन करके आनी चाहिए जो कि जो है वो उसको यहाँ पे आके उसकी ज़रूरत पड़ेगी या जो उसके काम आ सकती है? अच्छा देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हुआ जब मैं आ रहा था यूके। तो मुझे ये लगा था कि यार पाकिस्तान से मुझे सबसे बेसिक चीज़ है, क्योंकि ठंड है, हम एक गर्म ममालिक से आ रहे हैं, तो ठंडे मुल्क में आ रहे हैं, तो लिहाजा हमें कपड़े भी चाहिए, तो जूते भी चाहिए, तो उस तरह की सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली आप जब जाएंगे तो जाते के साथ ही यार ना आपके पास पैसे होंगे, ना जॉब आपकी जाती लग जाएगी कि आप जाएं और मार्केट से जाके परचेजिंग शुरू कर दें। तो मैं ये कहूँगा कि मगर मेरा ये पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं ये कहता हूँ कि आप बस इतना करें कि आपका वक्ती तौर पे गुजारा हो जाए, यानी आप एक विंटर जैकेट ले आएं ऐसी, क्योंकि यहाँ पे मुस्तकिल बारिश होती है, तो पफर जैकेट इज़ बेस्ट। तो आप इस तरह की एक जैकेट ले आएं, एक नॉर्मल से ऐसा शूज़ ले आएं जो कि डेली यूज़ में आप पहन सकें। इसके अलावा और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। यूके के अंदर दुनिया की हर चीज़ मिलती है, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप आएंगे, आपका महीने 2 महीने बाद जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप अर्निंग शुरू कर देंगे, आप सब कुछ यहाँ से ख़रीद सकते हैं ईजिली। तो ये फालतू में कोई बर्डन अपने सर पे लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो चीज़ आप वहाँ से लेकर आएंगे वो यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ के वेदर के हिसाब से नहीं चलेगी, तो वो जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ आके यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वही ख़रीदें। इसके अलावा तैयारी में ये है कि आप अपनी मेनली अपना लैपटॉप ज़रूर साथ में लेकर आएँ, ठीक है। क्योंकि आपका लैपटॉप आप इज़ अ की, आपकी क्लासेस हैं, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट हैं, वो सारे आपके उसी के थ्रू होने हैं। तो अगेन आप आते ही यहाँ पे नया लैपटॉप तो नहीं खरीदेंगे, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके साथ होंगे लास्ट में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन तो वही रिक्वायर्ड होती है आपके जो भी एकेडमिक्स वगैरह होते हैं, बस यही वाले सारे, या आपका एडमिशन बिल्कुल लेटर वगैरह? आपके बिल्कुल जो अभी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन हैं वो सारे आप डिग्री वगैरह अपने वो साथ रख सकते हैं। ऑल्दो सॉरी ऑल्दो मेरे कभी काम नहीं आया अभी तक, ना मैंने किसी का सुना, बट स्टिल आप अपने साथ लेकर आएं। अच्छा तैमूर भाई, मुझे बताइए कि जो है वो स्टूडेंट का वर्क लाइफ बैलेंस है या जो है वो बस इसी लूप में फंसे रहते हैं कि जो है वो सुबह यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद फिर जो है वहां से फ्री होने के बाद फिर जो है वो अपने जॉब पे गए और फिर रात को आए, सो गए, फिर वही बस एक ही लूप चल रहा है कि जो आप मशीन की तरह काम कर रहे हो, सुबह यूनिवर्सिटी, शाम में जॉब, या आपको कोई रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है या आप दूसरी एक्टिविटी कर सकते हो? यार देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ खुद ख़राब करते हैं। अगर तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, मैं और जॉब्स करता रहूं, मैं कैश इन हैंड पे काम करता रहूं, तो डेफिनेटली आप बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप एक लूप में फंस जाएंगे, ठीक है। आपकी रोज़ की दौड़ यही होगी कि मैंने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अगले दिन बस आके घर पे सोना है, सुबह उठना है, फिर काम पे। और मैंने इस तरह से यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी देखी है जो कि एंड दी एंड बहुत ख़राब हो गई। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई कोशिश ये करें आने से पहले कि बर्डन जितना आपके सर पे कम हो उतना अच्छा है, कि आपके सर पे ये ना हो कि यार मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की फीस भी उतारनी है, मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो डेफिनेटली मैंने वो भी पे बैक करना है। तो जब तक ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है एक लूप में फंसी रहेगी। अगर आप रिलैक्स माइंड के साथ आएंगे तो आप यहाँ पे ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ और बेहतर बना सकते हैं, आप जो है पॉजिटिव वे में मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। कि आप बस जो है वीक में 20 डेज काम करें, ठीक है, उससे आप इतना इनफ मनी आप बना लेंगे कि आपकी बेसिक एक्सपेंसेस निकल जाएं, और उसके बाद साथ साथ आप अपनी पढ़ाई करें। आप इसकी जगह ये कोशिश करें कि आप अपनी फील्ड रिलेटेड जो है इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें, जो कि आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी।
अच्छा तो भाई यहाँ पे अब लास्ट जो है वो एक क्वेश्चन तो हमारे एंड हो गए, लेकिन अब कोई भी एक चीज ऐसी मुझे बताएं आप कि आपको जो है वो पाकिस्तान में जैसे लोगों की लाइफ अभी जिस तरीके से लोग इतने डेस्परेट हुए हैं कि वो किसी तरीके से आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, या यहाँ पे आने के बाद लाइफ कैसी है आफ्टर मूविंग अब्रॉड, तो जैसा सोचा था जैसा दिखता है वैसा चल रहा है सब? अच्छा यार, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो चक्कर ये है कि देखें, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूंगा कि मत आओ, क्योंकि मैं आया हूं तो मैं चाहता हूं कि हर बंदा यहाँ पर आए जो जिसको आने का शौक है और जिसको आगे लगता है कि यार वो लाइफ में मजीद ग्रो करना चाहता है, मजीद दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। सो मैं तो बोलूँगा लाजमी आओ, ठीक है। हाँ, लेकिन माइंड में ये बना कर आओ कि भाई आप ज़ीरो से ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने जा रहे हो, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना, क्योंकि यहाँ ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना खालू है, ना चाचू हैं। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे आके आपने सुबह उठ के यूनिवर्सिटी भी जाना है, यूनिवर्सिटी से आपने काम पे भी जाना है, काम से रात को घर आके खाना भी आपने बनाना है, खाना खा के बर्तन भी आपने धोने हैं और नेक्स्ट दोबारा सुबह काम पे भी जाना है। तो आपको ये पूरा एक सर्कल, पूरी लाइफ ऑल अलोन आपने मैनेज करनी है। पाकिस्तान में तो हम सब शहजादे थे, मतलब मैं भी वहाँ पे, हम शायद उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन अगर आप समझते हो कि आप इतने कैपेबल हो कि आप ये सारे काम कर सकते हो, आप इजीली मैनेज कर सकते हो वर्क लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और हर चीज़ों को, तो गो फॉर इट, ज़रूर आए। होम सिकनेस होती है, बहुत से लोगों को होती है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि यार यहाँ आते ही सोशलाइजिंग करो, ग्रुप्स ज्वाइन करो, दोस्तें बनाओ, दोस्तों से मिलो, हैंग आउट करो, तो ये है कि आपकी होम सिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन फिर उससे बड़ी चीज़ क्लाइमेट चेंज है। हम सारी ज़िंदगी गर्मी हमने गुजारी है, तो यहाँ आओगे तो यहाँ पे ठंड है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बारिश है, तो जाहिर है आपको बाय द टाइम उसका यूज टू होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ मेन हर्डल्स हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जिस भी मुल्क जा रहे हैं, मैं यूके की बात बता रहा हूँ तो मैं यूके के लिए इंग्लिश है, कि यहाँ की लैंग्वेज पे आप अबूर हासिल करें भाई, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो आप किसी मकसद से आ रहे हो। अगर यहाँ आपको रहना है, यहाँ आगे आपने ग्रो करना है, सो इट्स कंपलसरी कि आप यहाँ की लैंग्वेज सीखो, समझो, और उसमें जितनी आप ज़्यादा इन्फ्लुएंट हो सकते हो उतनी ज़्यादा फ्लुएंट होने की कोशिश करो। उस पर इतनी अच्छी ग्रिप होगी तो मतलब हमारे लिए ही बेहतरी है। मैंने यहाँ पे ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग आ तो गए लेकिन स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लैंग्वेजेस, तो उनके लिए जॉब्स हर्डल्स भी हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी जॉब करेंगे उसमें कम्युनिकेशन चाहिए, इंग्लिश आना ज़रूरी है, सिर्फ बोलना नहीं, समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेनली ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ एक हर्डल होंगी, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि बिल्कुल आएँ। और मैं इस बात की श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि यहाँ आके अगर आप वापस जाना चाहते हो तो आप कुछ लेके ही जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोलोगे कि यार मैं आया तो मैंने आके अपने साल, 2 साल, 4 साल जो भी लगाए वो ज़ाया कर दिए। तो एटलीस्ट अगर आप वापस जाते भी हो तो आप कुछ अपने साथ लेकर जाओगे जो कि आपके लिए वहाँ पे कारआमद साबित होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक हो गया तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, जो भी क्वेश्चंस हो उसके बाद फिर जो है वो आप कमेंट्स वगैरह में बता दीजिएगा। इस पॉडकास्ट को जो है वो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच भाई फॉर योर टाइम, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और अच्छा लगा। और भी कोई बात हो, कोई सवालात हो, सो मोर देन वेलकम। आप, मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दीजिएगा, एनीवन कैन अप्रोच। ठीक है, मैं तैमूर थैंक भाई यू। को जो है वो इंस्टाग्राम और जो है वो जो भी वे बताएंगे, जीमेल वगैरह मैं वो सारी ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में। जो भी क्वेश्चन हो यूके से रिगार्डिंग आप इनसे वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं या कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं फिर जो है वो गाइड कर दिया करूंगा आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।